आइए क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन में आपको दिया गया कैल्शियम कार्बोनेट जो कि डिकम्पोज हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज 112 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो बताइए CO2 का वेट कितना होगा, ये पूछा गया आपसे। ठीक है, आइए यहाँ पे देखिए क्या है कि आपको यहाँ पे वेट दिया गया है, तो वेट में आप मॉलिक्यूल का वेट से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे इसका निकल आएगा मोल। कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूल का वेट होता है 100 होता है, तो यहाँ पे इसके 2 मोल आ जाएंगे। कैल्शियम ऑक्साइड का वेट आपको दिया गया है, मॉलिक्यूल का वेट से डिवाइड किया, इसका मॉलिक्यूल का वेट हो जाएगा 56, तो यहाँ पे इसके मोल आ जाएंगे 2 मोल आ जाएंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो आपको रिएक्शन दी गई है वो रिएक्शन बैलेंस है। कैल्शियम कार्बोनेट का जब 1 मोल डिकम्पोज होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल का फॉर्मेशन होता है। अगर कैल्शियम कार्बोनेट के 2 मोल डिकम्पोज होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये आपका लिमिटिंग एजेंट है, तो यहाँ पर आपको 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएंगे। बट क्वेश्चन ने आपसे कार्बन डाइऑक्साइड का मोल नहीं पूछा है, क्वेश्चन ने आपसे कार्बन डाइऑक्साइड का वेट पूछा है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मोल कितने, 2 मोल आ गए, सो यहाँ से आपका वेट आ जाएगा वेट इन ग्राम इक्वल टू 2 इंटू मॉलिक्यूलर वेट होगा 44 हो जाएगा, तो यहाँ पे वेट आ जाएगा 88 ग्राम। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट आंसर आपका हो जाएगा 88 ग्राम। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। क्वेश्चन नंबर 52, 2 ग्राम ऑफ मिक्सचर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है जो कि रिएक्ट कर रहा है I2O5 के साथ, जो कि रिएक्ट कर रहा है I2O5 इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस में दिया गया है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होगा प्लस आयोडीन लिबरेट होगी। आयोडीन का वेट आपको दिया गया है 2.54 ग्राम, 2.54 ग्राम दिया गया है। और क्वेश्चन ने आपसे पूछा है मास परसेंटेज ऑफ CO2। क्वेश्चन में आपसे CO2 का मास परसेंटेज पूछा गया है। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए। तो यहाँ पे जब आप रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 5 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो यहाँ पे हो जाएंगे 5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे आपको वेट दिया गया है, यदि हम इसके वेट में इसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे, इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा 254, तो यहाँ पे इसके मोल आ जाएंगे 0.01 मोल आ जाएंगे। इसका मोल आ गए 0.01 मोल आ गए। अब यहाँ पे आप देखेंगे जब 5 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड डिकम्पोज होता है तो 1 मोल I2 का फॉर्मेशन होता है। अगर 0.01 मोल I2 का फॉर्मेशन होगा तो 0.05 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड डिकम्पोज करेगा। तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड का वेट मोल आ गए 0.05 मोल आ गए। यदि हम इसके मोल में इनके मॉलिक्यूलर वेट, इसके मॉलिक्यूलर वेट कार्बन 16, 20, कार्बन 24, मॉलिक्यूलर वेट 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका वेट आ जाएगा, तो उसका जो वेट आएगा वो आ जाएगा 1.4 ग्राम। यहाँ पे आप देखेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड का वेट आ गया 1.4 ग्राम आ गया, ये इसका वेट आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 ग्राम मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड
मतलब ये जो सॉल्यूशन बना है, इस सॉल्यूशन में कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का, इन दोनों का के मिक्सचर का जो वेट है वो आपको दिया गया 2 ग्राम दिया गया है। ठीक है, यदि हम मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, तो हमें यहाँ पे निकालना है वेट ऑफ CO2। तो वेट ऑफ CO2 इक्वल हो जाएगा 2 माइनस 1.4। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का वेट आ जाएगा 0.6 ग्राम आ जाएगा। तो ये आपका आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड का वेट आ गया 0.6 ग्राम आ गया। बट हमें इसका वेट नहीं निकालना है, हमें इसका निकालना है मास परसेंटेज निकालना है। तो मास परसेंटेज निकालने के लिए तो परसेंटेज बाय वेट निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 0.6 ग्राम्स का वेट है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल वेट दिया गया है 2 ग्राम दिया गया है। तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो करीब आ जाएगा अप्रॉक्स 30 ग्राम के समथिंग आएगा। तो यहाँ पे इसका जो मास परसेंटेज निकल के आएगा वो आ जाएगा 30 ग्राम। तो आंसर हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर होगा सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 53, द एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज 3 × 10⁻⁻12 अर्ग, व्हाट इज वेवलेंथ। क्वेश्चन में आपसे वेवलेंथ पूछी गई है, यहाँ पे आपको फोटोन की एनर्जी दी गई है। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे E=hc/λ। हमें यहाँ पे लैम्डा निकालना है। तो लैम्डा इक्वल हो जाएगा h, प्लैंक कांस्टेंट आपको दिया गया 6.62 × 10⁻27 अर्ग इनटू वेलोसिटी ऑफ लाइट दी गई है 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और एनर्जी आपको दी गई है 3 × 10⁻⁻12 अर्ग। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आपका लैम्डा आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पे लैम्डा आपका जो आएगा वो आएगा × 10⁻⁷ सेंटीमीटर। ये आपकी लैम्डा आ गया। बट क्वेश्चन में आपसे आंसर नैनोमीटर में पूछा गया है, नैनोमीटर में पूछा गया है। तो लैम्डा सेंटीमीटर को नैनोमीटर में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 662 नैनोमीटर आ जाएगा। इसको आप नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 54, द क्वांटम नंबर फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। n की वैल्यू आपको 3 दी गई है, l की वैल्यू आपको 1 दी गई है और m की वैल्यू यहाँ पे आपको दी गई -1 दिया गया है। l की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 1 है, मतलब ये p सबसेल होगा। और क्वेश्चन में कहा है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है -1 ऑर्बिटल में जाएगा। तो यहाँ पहला ऑप्शन आपको दिया गया एल्यूमिनियम दिया गया है, एल्यूमिनियम। इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है थर्ड पीरियड में p सबसेल में जा रहा है। तो फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो p सबसेल होगी, यहाँ पे जो p ऑर्बिटल आपको दिया गया है ये -1 0 और +1 होगा। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन -1 में जा रहा है। तो आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55, द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 57। यहाँ पे आपको एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दिया गया 57 दिया गया है। जो एटॉमिक नंबर होता है ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आ एटम होता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर 57 इज आ लेंथनम। ये होता है लेंथनम होता है, और जो लेंथनम होता है ये डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। तो आंसर हो जाएगा थर्ड, डी ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 56, which of the following oxide does not react with a both।
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड, क्वेश्चन में ऑप्शन में आपको 4 ऑक्साइड दिए गए हैं और क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए इनमें से वो कौन सा ऑक्साइड है जो एसिड और अल्कली दोनों के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा। तो शुरुआत के 3 आप देखेंगे ऑक्साइड, ये तीनों जो ऑक्साइड है ये एम्फोटेइक होते हैं, इनका जो नेचर होता है वो एम्फोटेइक होता है। और जो एम्फोटेइक होते हैं वो बेस और एसिड दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। बट यहाँ पे जो आपको दिया गया है बेरिलियम ऑक्साइड, इसका जो नेचर होता है ये बेसिक नेचर का होता है। बेसिक नेचर का होता है ओनली रिएक्ट विद एसिड, ये सिर्फ और सिर्फ एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, ना कि अल्कली साथ। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन एलिमेंट। यहाँ पे आपको किसी एलिमेंट का, किसी अननोन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिया गया है और क्वेश्चन ने कहा है कि द 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। क्वेश्चन में कहा गया कि ये जो अननोन एलिमेंट है इसके 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन में जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को देखेंगे तो उसका जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होंगे 4 इलेक्ट्रॉन 4s2 हो जाएगा और 3d2 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 3d2 एंड 4s2। ये 4 इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सेट। आइए, पहला ऑप्शन दिया गया वाटर दिया गया है, वाटर H2O। वाटर जो होता है ये 6th ग्रुप का एलिमेंट होता है। इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस शेल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड फॉर्मेशन पार्टिसिपेट कर गए हैं। अभी इसके पास 2 लोन पेयर हैं। तो इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन देखा जाए तो यहाँ पे जो वाटर का जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा 4sp3 हो जाएगा, ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल और शेप हो जाएगी एंगुलर, शेप होती है एंगुलर। बिल्कुल सही दिया गया। जो फर्स्ट ऑप्शन है ज्योमेट्री आपकी sp3 दी गई है और शेप दी गई एंगुलर दी गई है, बिल्कुल सही दिया गया। फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59, हमें यहाँ पे T1 और T2 को आइडेंटिफाई करनी है। यहाँ पर हमें T1 और T2 को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो ग्राफ प्लॉट किया गया है, प्रेशर और डेंसिटी के बीच में ग्राफ को प्लॉट किया गया है। तो यहाँ पर हम इक्वेशन देखेंगे Pm इक्वल टू DRT। P को लिया गया y एक्सिस पे लिया गया है, तो P इक्वल टू हो जाएगा, और डेंसिटी ली गई x एक्सिस पे ली गई है, P इक्वल टू RT अपॉन M इंटू D। तो यहाँ से 1 लाइन ऑफ इक्वेशन का ग्राफ आ जाएगा y इक्वल टू mx, y इक्वल टू mx हो जाएगा। जो m होगा ये होता स्लोप होता है। सो m इक्वल टू हो जाएगा RT अपॉन m, RT अपॉन m हो जाएगा। अब जो यहाँ पे जो स्लोप आया है वो मॉलिक्यूल का वेट के जो यहाँ पे जो स्लोप आया है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली है। मतलब यहाँ पे जो स्लोप आ रहा है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली आ रहा है। अगर स्लोप बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे T1 का स्लोप ज़्यादा आएगा और T2 का स्लोप कम आएगा। स्लोप जैसे जैसे डिक्रीज कर जाएगा टेम्परेचर भी डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पर T1 इज अ ग्रेटर देन T2 हो जाएगा। तो इनके बीच में जो राइट रिलेशन होगा T1 T2 का होगा। आंसर हो जाएगा फर्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 60, which of the following is not the assumption of kinetic theory of gas? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जो कि हमें आइडियल गैस के बिहेवियर के विषय में बताती है। तो यहाँ पे कुछ उसके एजम्पन दिए गए हैं, आपको बताना कि इनमें से कौन सा एजम्पन सही नहीं होगा। पहला दिया गया है द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस बिल्कुल सही दिया गया है। जो आइडियल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो कंटेनर के वॉल्यूम के कंपेयर में नेग्लिजिबल होता है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। सेकंड वाला दिया गया मॉलिक्यूल आर परफेक्ट इलास्टिक, बिल्कुल सही है। हैंस आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में परफेक्टली इलास्टिक होती है। यही वजह है, यही रीजन है कि हैंस नो लॉस ऑफ एनर्जी, नो लॉस ऑफ एनर्जी, बिल्कुल सही दिया गया है। अगला देखिए द क्रिटिकल टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, गलत है। यहाँ पर क्रिटिकल टेम्परेचर नहीं होता है, यहाँ पर टेम्परेचर होता है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 RT होता है, ना कि क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। तो जो थर्ड ऑप्शन दिया गया है वो आपको रॉन्ग दिया गया है, तो आंसर थर्ड हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 61, यहाँ पे आपको एक केमिकल इक्वेशन दी गई है। सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस इक्वल टू सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस 1/2 मोल ऑफ O2 गैस, ये आपको दिया गया है। और क्वेश्चन ने कहा है कि इसके लिए Kc की वैल्यू आपको दी गई है, Kc की वैल्यू आपको दी गई है 4.9 × 10⁻⁻² दिया गया है। ठीक है, ये आपकी हो गई फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और सेकंड इक्वेशन आपको दी गई है 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस 1 मोल ऑफ O2 गैस दी गई है, इज इक्वल टू 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड दिया गया है, ये दिया गया है। और क्वेश्चन ने आपसे इसके लिए Kc2 की वैल्यू पूछी। हमने मान लिया ये Kc1 है और ये Kc2 है। अब हमें यहाँ पे Kc2 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो आपको पहली इक्वेशन दी गई, पहली इक्वेशन में जो प्रोडक्ट है उसको रिएक्टेंट बना दिया गया है और जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट बन गया है। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आपको रिएक्शन दी गई मोड ऑफ द राइटिंग है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि Kc1 इनवर्सली टू द Kc2 ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी लगेगा। यहाँ पर 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड है, बल्कि यहाँ पर 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड है। तो हम दोनों रिएक्शन को आपस में बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो उसकी वैल्यू Kc की पावर पे चढ़ा देंगे। तो यहाँ पे जो Kc2 की पावर होगी, तो यहाँ पे जो Kc1 की जो पावर होगी उस पर 2 आ जाएगा। हमें Kc2 की वैल्यू निकालनी है, तो Kc2 इक्वल हो जाएगा 1/, Kc1 की पावर 2 हो जाएगा। सो 1/, Kc2 1 की पावर आपको दी गई है 4.9 × 10⁻² का स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। तो 10⁻⁴/4.9 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻⁴/ अप्रॉक्स आ जाएगा 24 समथिंग आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको करीब आंसर आ जाएगा 416 समथिंग आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा 416 के समथिंग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62।
क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे आपको दिया गया है PCl5 दिया गया है, PCl5 है जो कि डिसोशिएट कर जाएगा PCl3 प्लस Cl2 में। रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस, रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस होनी चाहिए। आइए अब यहाँ पे देखिए, एट आ इनिशियल टाइम हमने मान लिया कि एट आ इनिशियल टाइम पे PCl5 के 1 मोल आपको दिए गए। क्वेश्चन कह रहा है कि 40% PCl5 इज नॉट डिसोशिएटेड एट आ 300 डिग्री सेल्सियस। मतलब जब हमने इस रिएक्शन को 300 डिग्री सेल्सियस पे ले गए तो वहाँ पर 40% डिसोशिएट नहीं किया। अगर 40% डिसोशिएट नहीं किया, इसका मतलब कि यहाँ पे जो डिसोसिएशन होगा वो 60% हो जाएगा। तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आएगी, x इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन आपको दिया गया 1 मोल दिया गया है, 1 मोल का 60% डिसोशिएट कर गया। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो 0.6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि 0.6 मोल डिसोशिएट कर गए, तो बर्तन में 0.4 मोल बच गए। अब 1 मोल PCl5 जाता है तो 1 मोल PCl3 बनता है। अगर 0.6 मोल जाएंगे तो एट आ इक्विलिब्रियम पे 0.6 मोल PCl3 बनेगा। 1 मोल PCl5 डिसोशिएट होता है तो 1 मोल Cl2 का फॉर्मेशन होता है। अगर 0.6 मोल डिसोशिएट करेंगे तो 0.6 मोल Cl2 का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर एट आ इक्विलिब्रियम पे तीनों मोल आ गए। अब क्वेश्चन ने आपसे Kc की वैल्यू पूछी है, तो यहाँ पे आप Kc का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। Kc इक्वल हो जाएगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की पावर PCl3 की कंसंट्रेशन की पावर इनटू Cl2 की कंसंट्रेशन की पावर अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर PCl5। अब यहाँ पे वॉल्यूम 1 दिया गया है, तो आप लिखें चाहे ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.6 इंटू 0.6 अपॉन, और PCl5 के मोल आ गए 0.4 आ गए। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो हो जाएगा 3.6 बाई 4 0.9। यहाँ पर Kc की वैल्यू आ जाएगी 0.9। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 63। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक वीक एसिड है, एक अननोन वीक एसिड आपको दिया गया है, HX दिया गया है, जो कि डिसोशिएट कर रहा है H प्लस और X माइनस में डिसोशिएट कर रहा है। अब क्वेश्चन ने यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे जो Ka की वैल्यू है ये आपको दी गई 10 की पावर -5 दिया गया है, और क्वेश्चन ने आपको इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड दिया है 0.1 मोलर दिया गया है। क्वेश्चन ने आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी है, pH की वैल्यू पूछी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले हम H प्लस आयन की कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं। तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इक्वल टू अंडर रूट आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड Ka इंटू कंसंट्रेशन C। तो यहाँ पे Ka की वैल्यू आपको दी गई 10 की पावर -5, और कंसंट्रेशन आपको दिया गया 0.1 दिया गया है। तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 10 की पावर -6। जब आप इसका अंडर रूट हटाएंगे तो 10 की पावर -3 मोलर आ जाएगा। तो यहाँ से आपकी H प्लस आयन की कंसंट्रेशन आ गई। बट क्वेश्चन में आपसे H प्लस आयन की कंसंट्रेशन नहीं पूछी गई, क्वेश्चन में आपसे pH की वैल्यू पूछी गई है। सो pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन की कंसंट्रेशन, pH इक्वल टू माइनस का लॉग H प्लस आयन की कंसंट्रेशन आ गई 10 की पावर -3।
जब आप इसका लॉग लेंगे तो pH की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये आपको हो जाएगा आंसर मैच करेगा सेकंड आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 64 पे। क्वेश्चन नंबर 64, द सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट हैविंग जनरल फॉर्मूला। अच्छा भाई, क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा रिलेशन बिटवीन सॉल्बिलिटी। इस क्वेश्चन में आपको रिलेशन लगाना था, रिलेशन बिटवीन सॉल्बिलिटी एंड KSP। ठीक है, आइए देख लेते हैं। सो KSP इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे आपको दिया गया है, हाँ पहले आप समझ लीजिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में यहाँ पे आपको एक अननोन सॉल्ट दिया गया है, MX2 दिया गया है, ये डिसोशिएट कर जाएगा। तो यहाँ पे जो आप KSP का रिलेशन लगाएंगे, सो KSP इक्वल हो जाएगा m की पावर +2 नंबर 1 इंटू x पे चार्ज आ जाएगा -1 और नंबर आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने रिलेशन लगा दिया KSP और सॉल्बिलिटी के बीच में, तो जाएगा 1 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 4s 1 + 2। तो KSP की वैल्यू यहाँ पे आपको दी गई 4 इंटू 10 की पावर -12 दिया गया है। सो 4 इंटू 10 की पावर -12 इक्वल टू हो जाएगा 4s3। जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपकी सॉल्बिलिटी आ जाएगी, ये चला गया, तो 10 की पावर -4 मोलर, ये आपकी सॉल्बिलिटी आ गई, 10 की पावर -4 मोलर आ गई। और क्वेश्चन पूछा क्या गया है, द कंसंट्रेशन ऑफ M2+ आयन। क्वेश्चन में आपसे M2+ आयन की कंसंट्रेशन पूछी गई है। तो यहाँ पर M2+ आयन की जो कंसंट्रेशन आ जाएगी वो आ जाएगा 10 की पावर -4 मोलर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा, थर्ड आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। Na2S4O6। क्वेश्चन में आपसे सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर पूछी गई है। तो ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू 2 मोल ऑफ सोडियम दिया गया है, 2 इंटू सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर होती है +1 होती है, +1 हो गया। हमने मान लिया कि सल्फर की यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर x मान ली, सो यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू x प्लस नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन दिए गए 6 इंटू ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर होती है -2 होती है, इक्वल टू 0 हो गया। सॉल्व कर लीजिए, 2 + 4x -12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4x -10 इक्वल टू 0। अब -10 को आप उधर ले जाएंगे तो 4x इक्वल टू प्लस का 10 आ जाएगा। सो यहाँ पे x आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे सल्फर की जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगी वो आएगी 2.5 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या है कि आपको यहाँ पे केमिकल रिएक्शन दी गई है और रिएक्शन बैलेंस है। आपको रिएक्शन को बैलेंस नहीं करना है, सिंपली बस आपको यहाँ पे क्या करना है कि चार्ज को बैलेंस करना है। तो यहाँ पे आपको n की वैल्यू बतानी है, आपको इस रिएक्शन में चार्ज को बैलेंस करना है। तो चेक कर लेंगे, यहाँ पे क्या है कि आपको दिया गया है 1 मोल नेगेटिव दिया गया है प्लस 8 मोल पॉजिटिव दिया गया है। तो यहाँ पे जो टोटल चार्ज आएगा वो आएगा प्लस का 7 आ जाएगा। यहाँ पर टोटल चार्ज आ गया प्लस का 7 आ गया। रिएक्टेंट साइड पे, अब प्रोडक्ट साइड पे आप देखेंगे यहाँ पे आपको दिया गया है प्लस का 2 दिया गया है। अब हमें दोनों तरफ चार्ज को बैलेंस करना है। यहाँ पे प्लस का 7 है, यदि मैं यहाँ पे 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दूँ तो चार्ज बैलेंस हो जाएगा।
तो हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को बढ़ा दिया, तो यहाँ पे अब चार्ज हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ चार्ज बैलेंस हो गया है, तो यहाँ पे जो n की वैल्यू निकल के आएगी वो 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 5, फर्स्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट, सोडियम मेटल कैन नॉट बी स्टोर्ड अंडर। देखिए जो सोडियम मेटल होती है ये फर्स्ट ग्रुप की मेटल होती है। अब जो सोडियम मेटल होती है इसको हम अल्कोहल में स्टोर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जो अल्कोहल होता है ये पोटिक सॉल्वेंट होता है। जो अल्कोहल होता है ये पोटिक सॉल्वेंट होता है। जब आप अल्कोहल में सोडियम को स्टोर करेंगे तो क्या करेगा कि सोडियम हाईली रिएक्टिव होती है। ये क्या करेगा, मान लो कि C2H5OH है, हमारे पास ये अल्कोहल है, हमने क्या किया इसमें सोडियम को स्टोर किया। अब ये कैसा है, पोलर पोटिक सॉल्वेंट है और सोडियम क्या हाईली रिएक्टिव है, तो दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे और बन जाएगा C2H5ONA। ठीक है, ये अपना बना लेगा सोडियम एल्कोक्साइड, यहाँ पे बन जाएगा सोडियम एल्कोक्साइड बन जाएगा। यही रीजन है कि हम अल्कोहल में सोडियम को स्टोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, among the following alkaline earth metal halide one which is covalent and soluble in an organic solvent। बेरिलियम क्लोराइड, जो बेरिलियम क्लोराइड होता है ये इसका जो नेचर होता है वो कोवैलेंट होता है। अब इसका जो नेचर होगा वो कोवैलेंट होगा। कोवैलेंट नेचर होने की वजह से ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट पे सोलूबल होता है। यदि आप इसको किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट पे लेके जाएंगे तो उसमें सोलूबल हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा सेकंड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। ऐसे वाज पास थ्रू आ सोल्यूशन। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास कैल्शियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है और NaCl है। जब हम इन तीनों में से HCl गैस को पास करते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड क्रिस्टलाइजेस। आंसर हो जाएगा ओनली NaCl। यदि आप HCl को NaCl में से पास करते हैं तो जो NaCl होता है ये अपना क्रिस्टलाइजेशन बना लेता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो ज़्यादा हो जाती है। आंसर फर्स्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। The metal that form nitride by reacting directly with the N2 of air, lithium। जो लिथियम होता है ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट होता है जो कि नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट कंबाइन करके अपना नाइट्राइड बनाता है। ये क्या करेगा, डायरेक्ट नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करेगा और अपना नाइट्राइड बना लेता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 71। आइए क्वेश्चन नंबर 71 में क्या है कि यहाँ पे आपको एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया गया है पोटेशियम फेरोसाइनाइड आपको दिया गया है। और क्वेश्चन आपसे कुछ इंफॉर्मेशन पूछिए। तो पहला ऑप्शन दिया गया कि साइनाइड आर लिंक विद द प्राइमरी वैलेंसी। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ये ऑक्सीडेशन नंबर को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन आपको दिया गया कि साइनाइड आर लिंक विद द सेकेंडरी वैलेंसी। जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ये ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों को सेटिस्फाई करती है। ठीक है,
जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ये हमेशा बड़े ब्रैकेट के अंदर होती है। ऑलवेज हम कह सकते हैं कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ऑलवेज रिटन इनसाइड ब्रैकेट, ये हमेशा बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखी होती है। तो यहाँ पे आप देखिए जो साइनाइड आपको दिया गया है वो बड़े ब्रैकेट के अंदर दिया गया है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो साइनाइड वो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा सेकेंड इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ आयरन। क्वेश्चन में क्या है कि आपको यहाँ पे कॉम्प्लेक्स दिया गया है, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हमें आयरन का Fe का हाइब्रिडाइजेशन बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो Fe है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ जाएगी, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाएगी। और जो साइनाइड है ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरीके काम करता है। तो आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26 होता है और इस पर चार्ज आ गया +3 आ गया। तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्या करना पड़ेगा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको लिखना पड़ेगा। तो जब इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो एक कदम ऊपर की इनर्ट गैस हो जाएगी और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ जाएगा 4s2 3d6 हो जाएगा। बट इसके 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर गए, बॉन्ड फॉर्मेशन पार्टिसिपेट कर गए, तो यहाँ पे इसका जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आएगा वो आ जाएगा 4s0 3d5 ये आएगा, ठीक है। आइए अब देखिए क्या है 3d5, ये आपकी हो गई डी सबसेल हो गई, 3d हो गया। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपस में पेयरिंग कर जाएंगे। तो ये हो गया 4s हो गया और ये हो गया 4p हो गया। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगे तो पेयरिंग हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। तो आफ्टर पेयरिंग जो हो गया आपका 4s हो गया और ये हो गया आपका 4p हो गया, ये आपका 3d हो गया, ये 4s हो गया और ये 4p हो गया। तो यहाँ पे जितने एम्प्टी एटॉमिक ऑर्बिटर हैं ये आपस में हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसका जो आ जाएगा, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा D2sp3 हो जाएगा। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो आ जाएगा D2sp3, तो आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर बात की जाए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तो हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हो गए। क्वेश्चन में आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया, 4 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट स्टेबल कंपाउंड आपसे पूछा गया है। फर्स्ट आंसर होगा यहाँ पे आप देखिएगा, क्योंकि एक ऐसा ये ट्राइफिनाइल कार्बोकैटायन है। हम जानते हैं जो ट्राइफिनाइल कार्बोकैटायन होता है वो मोर स्टेबल होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये कैसा है, ये ट्राइफिनाइल कार्बोकैटायन, और जो ट्राइफिनाइल कार्बोकैटायन होता है इनकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है। तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ 1-methoxy 1,3 ब्यूटाडाइन इज अ लीस्ट स्टेबल। ऑप्शन में यहाँ पे आपको 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए गए और क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए इन चारों में से सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। तो आइए देखिए क्या है। शुरुआत के 2 फर्स्ट और सेकंड को आप देखेंगे तो इन फर्स्ट और सेकंड में
प्रत्येक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो हम कह सकते हैं ऑक्टेट कंप्लीट। ईच एटम, फर्स्ट और सेकंड में आप देखेंगे कि प्रत्येक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, बट लास्ट के टू, थर्ड और फोर्थ को आप देखेंगे यहां पर इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। तो जाहिर सी बात हो गई, तो यहां पे जाहिर सी बात है कि फर्स्ट और सेकंड की स्टेबिलिटी, जो फर्स्ट और सेकंड की जो स्टेबिलिटी है वो थर्ड और फोर्थ से ज़्यादा हो जाएगी। अब हमें ये देखना है कि थर्ड और फोर्थ में इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, क्योंकि दोनों का ही ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, जिस कार्बन के ऊपर जिस कार्बन पॉजिटिव चार्ज है उसके बगल में एक ऐसी स्पेसीज है जिसके पास लोन पेयर है। यदि किसी पॉजिटिव चार्ज स्पेसीज के पास लोन पेयर रखा है तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। बल्कि आप यहाँ पे देखेंगे इस वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बट इसके आसपास ऐसी कोई भी स्पेसीज नहीं है जिसके पास लोन पेयर हो। बट यहाँ पे जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके पास लोन पेयर भी है उसके बगल में, तो उसकी स्टेबिलिटी थर्ड वाले से ज़्यादा हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि इन चारों में जो सबसे लीस्ट स्टेबल होगा वो थर्ड वाला हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 75 पर। क्वेश्चन नंबर 75, विच इज अ लीस्ट रिएक्टिव टूवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आइए पर यहाँ पे देखिए क्या है कि पहला ऑप्शन में क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए इनमें से सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन होगा, SN2। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला जो ऑप्शन है, जब यहाँ से Cl- बाहर निकलेगा तो यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, मतलब इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो इसकी रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। पहला ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड वाले को आप देखेंगे कि जब यहाँ से Cl- बाहर निकलेगा तो यहाँ पे टर्शियरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, और जो टर्शियरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो उसकी रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, ये भी गलत हो गया। थर्ड वाले को आप देखेंगे कि एरोमेटिक स्टेबलाइज है, बट जब यहाँ से बाहर निकलेगा तो उसका जो एरोमेटिक कैरेक्टर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो इसकी जो रिएक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। जो थर्ड वाला है इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, Which of the following, which one of the following is an optically active compound? क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए इनमें से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। तो सेकंड होना चाहिए इसका आंसर, सेकंड होगा। देख लीजिए 2-क्लोरोब्यूटेन। पहले क्या करेंगे आप, ब्यूटेन बनाइए CH3C, 2 क्लोरोब्यूटेन, यहाँ पे हाइड्रोजन लग गया और इस वाले कार्बन से एक Cl को लगा दिया। अब आप ये देखेंगे कार्बन की जो वैलेंसी होती है 4 होती है, और यहाँ पे कार्बन की जो 4 वैलेंसी, इन चारों वैलेंसी से अलग अलग ग्रुप लगे हैं। पहले से मिथाइल लगाए, सेकंड से हाइड्रोजन लगाए, थर्ड वाले से इथाइल लगाए और फोर्थ वाले से Cl लगाए। अगर कार्बन की चारों वैलेंसी से अलग अलग ग्रुप लगे हैं तो ऐसा कार्बन कहलाता है कायरल, ऐसा कार्बन कहलाता है कायरल। और जो कायरल होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, तो आंसर हो जाएगा सेकंड, जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड आर इनांशियोमर। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि बताइए इनांशियोमर कौन से होंगे। इनांशियोमर के लिए सबसे बड़ी कंडीशन क्या होती है कि मिरर इमेज का फॉर्मेशन होना चाहिए, मिरर इमेज बननी चाहिए, बट सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये पूरी तरीके से गलत है। पहली बात, यहाँ पे इसकी ये मिरर इमेज नहीं बन रही है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे इसके पास 2 कायरल कार्बन है, 2 कायरल कार्बन होने के कारण यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो रही है, मतलब जो पहला ऑप्शन दिया गया है ये इनांशियोमर नहीं है। सेकंड वाला ऑप्शन देखिए, सेकंड वाले ऑप्शन में जब आप इसके सामने मिरर को रखेंगे तो आप देख रहे हैं कि इसकी जस्ट मिरर इमेज बन रही है,
और ये दोनों आपस में सुपर इम्पोज भी नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब जो सेकंड वाला ऑप्शन आपको दिया गया है ये एनांशियोमर होगा। ठीक है, तो सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78। मीथेन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, हमें यहाँ पे मीथेन का फॉर्मेशन करना है। मीथेन का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है? तो मीथेन का जो फॉर्मेशन होता है वो डिकार्बोक्सिलेशन से। आप डिकार्बोक्सिलेशन की हेल्प से मीथेन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन करने के लिए आपको लेना पड़ेगा CH3 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, हम ये लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से Na2CO3, यहाँ से आपका Na2CO3 बाहर निकल जाएगा। ये यहाँ से आपका Na2CO3 बाहर निकल गया और प्लस एक कार्बन का मीथेन बन जाएगा। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा, सेकंड आंसर हो जाएगा डिकार्बोक्सिलेशन, जिसको हम कहते हैं सोडा लाइम मेथड। इसको हम कहते हैं, ये जो मैंने प्रोसेस कराया है ये कहलाता है सोडा लाइम मेथड। सोडा लाइम मेथड की हेल्प से आप मीथेन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79, द इंटरमीडिएट ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ HCl टू प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ अ पर ऑक्साइड। देखिए क्या है कि पर ऑक्साइड को देख के आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। पर ऑक्साइड को देख के आप लोग स्टेबल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो HCl होता है ये फ्री रेडिकल एडिशन नहीं देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा कि क्वेश्चन में आपको दिया गया प्रोपीन दिया गया है, और साथ में आपको दिया गया HCl दिया गया है, HCl दिया गया है इन प्रेजेंस ऑफ अ परऑक्साइड। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा कि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और जाके इस वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका जो इंटरमीडिएट बनेगा वो बन जाएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ CH3 CH प्लस और CH3। यहाँ पे आपको बनेगा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, ये आपका हो जाएगा इंटरमीडिएट। ठीक है, ये आपका हो जाएगा इंटरमीडिएट। तो इसका आंसर हो जाएगा, सेकंड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80। The test for unsaturation is confirmed by the decolorization of which of the following? बोमिन वाटर। बोमिन वाटर की हेल्प से हम अनसैचुरेशन का को कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको पता लगाना है कि सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है तो वहाँ पे हम एडिशन करते हैं बोमिन वाटर का। बोमिन वाटर का एडिशन करने पे जो सॉल्यूशन होता है वो डीकलराइज हो जाता है। कैसे हो जाता है? उसका जो कलर होता है वो डिसअपियर हो जाता है। तो हम समझ जाते हैं कि जो सॉल्यूशन है ये अनसैचुरेटेड है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, बोमिन वाटर। क्वेश्चन नंबर 81, द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट जेड इन द रिएक्शन। क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए इस केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट जेड क्या होगा। आपको यहाँ पे जेड को आइडेंटिफाई करना है, तो रिएक्शन का आपको मैकेनिज्म लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको दिया गया है एल्काइन दिया गया है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH दिया गया है जो कि रिएक्ट कर रहा है NaNH2 के साथ। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से हाइड्रोजन लगा है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा ये रिप्लेस कर जाएगा सोडियम मेटल से। तो यहाँ पे जो बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड C Na प्लस अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये बनेगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया। और यहाँ पे आपको इसके साथ दिया गया है
एसीटोन दिया गया। अभी न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ये जाके इस एसीटोन पे जाके अटैक करेगा। यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है अभी आके एसीटोन पे अटैक करेगा, CH3 COCH3। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन ज्यादा होती है, तो जो पाई बॉन्ड होगा ये टूट के ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब ये कैसे न्यूक्लियोफाइल है, अब न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए था, पॉजिटिव चाहिए था। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ये आके इस पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज के ऊपर आके अटैक करेगा और आके इस वाले कार्बन से चिपक जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा CH3 और इससे आगे लग गया अब आपका ये बनेगा। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में क्या होगा और क्या दिया गया यहाँ पे, अच्छा भाई प्लस, ठीक है, H+ होगा इन प्रेजेंस ऑफ दिया गया है H2 का दिया गया है। अब क्या होगा देखिए, यहाँ पे आके लग जाएगा, हाइड्रोजन आके लग जाएगा तो यहाँ बन जाएगा। अब आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बन जाएगा, इससे लग गया OH लग गया और इससे OH लगा, उससे मिथाइल लगेगा, ये लग गया मिथाइल लग गया। जगह नहीं है यहाँ पे जगह नहीं है। यहाँ पे तो फाइनली आपका जो प्रोडक्ट बनेगा CH3CO और इससे क्या लग गया, इससे मिथाइल लगा है, एक मिथाइल लग गया और क्या लगा, इससे एक OH लगा था, एक OH लगा दिया और यहाँ पे लगा दिया एक मिथाइल लगा। ठीक, तो जो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। देखिए मैच कर रहा है, यस, आई थिंक थर्ड आंसर होगा इसका 81 का, यस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, आइडेंटिफाई द एल्काइन इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, आइए हमें यहाँ पे एल्काइन को हमें एल्काइन को बताना है कि यहाँ पे कौन सी एल्काइन होगी, आइडेंटिफाई करना है हमें। इस क्वेश्चन में एल्काइन को आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, ऑप्शन में आप देखेंगे कि आपको 4 एल्काइन दी गई। अब आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सी एल्काइन होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या किया गया है कि यहाँ पे आपको एल्कीन दिया गया है। एल्कीन का जब हमने वेकर प्रोसेस कराया तो प्रोडक्ट बी का फॉर्मेशन हुआ। अब देखेंगे आप CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, हमने इसका करवा दिया, वेकर प्रोसेस करा दिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं जब किसी एल्कीन का वेकर प्रोसेस कराते हैं तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर बनेगा CH3COH। तो यहाँ पे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब आपको ये जो बना है ये प्रोडक्ट बी कहलाएगा। ये क्या है, ये प्रोडक्ट बी है। ठीक है, अब बने हुए प्रोडक्ट बी को देख के आपको एल्काइन को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे देखिए एल्काइन, अब हम पहला ऑप्शन लेने जा रहे हैं। हमने एल्काइन के स्थान पे पहला ऑप्शन को रखा CH3 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड CH3 दिया। अब इसका मैंने कहा दिया लिंडलाल कैटालिस्ट कहा दिया। जब आप इसका लिंडलाल कैटालिस्ट कराएंगे तो यहाँ पर सिस एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर बन जाएगी सिस एल्कीन बनेगी। ये अब आपकी बन गई सिस एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। अब सेकंड स्टेप में सिस एल्कीन का हमने कहा दिया ओजोनोलिसिस कहा दिया। ये हमने कहा दिया ओजोनोलिसिस कहा दिया। जब आप ओजोनोलिसिस कराएंगे तो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड को काटो और दोनों कार्बन को एक एक ऑक्सीजन दे दो। ठीक है, ओजोनोलिसिस कराने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन में आपको जो एल्काइन दिया गया है ये आपको बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन में हमने एल्काइन का जो हमने लिंडलाल कैटालिस्ट का आया तो वहाँ पर सिस एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ। जब हमने सिस एल्कीन की हमने ओजोनोलिसिस कराई
तो हमने देखा इसके द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए वो वही प्रोडक्ट बनाए जो बैकअप प्रोसेस के द्वारा बना था। तो आपका आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83। Ethyl chloride on heating with a silver cyanide form a compound X. The functional isomer of X. क्वेश्चन में आपसे functional isomer of X पूछा गया। एथाइल क्लोराइड होगा C2H5Cl होगा और इसकी आपने रिएक्शन करा दिया है सिल्वर साइनाइड के साथ AgCN के साथ करा दिया। जब आप किसी हैलाइड की रिएक्शन सिल्वर साइनाइड के साथ कराते हैं तो बनता है सिल्वर, तो बनेगा C2H5, तो बन जाएगा सिल्वर आइसोसाइनाइड। सिल्वर आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। बट क्वेश्चन में आपसे प्रोडक्ट P नहीं पूछा गया, क्वेश्चन में आपसे इसका फंक्शनल आइसोमर पूछा गया है। और हम जानते हैं कि आइसोसाइनाइड का जो फंक्शनल आइसोमर होता है, आइसोसाइनाइड का जो फंक्शनल आइसोमर होगा वो होता है साइनाइड। इसका फंक्शनल आइसोमर हो जाएगा C2H5CN हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा C2H5CN हो जाएगा। सेकंड आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 84। प्योर वाटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाई सी वाटर। समुद्री खारे पानी को पीने के लायक बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस का, जिसको कहलाता है डिसैलिनेशन कहलाता है। समुद्री पानी को, सी वाटर को पीने लायक बनाने के लिए हमें रिवर्स ऑस्मोसिस करनी पड़ती है। तो आंसर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अ पर ऑक्साइड। कौन सा कंपाउंड पर ऑक्साइड होगा? सेकंड हो जाएगा। देखिए, पर ऑक्साइड होता है O2-2 होता है। बेरियम जो होता है सेकंड आर ग्रुप का एलिमेंट होता है जिसपे चार्ज होता है +2 होता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ चार्ज सेम है, तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और ये बना लेगा बेरियम पर ऑक्साइड। सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86। द फॉलोइंग रिएक्शन इज कॉमनली नोन एज। द फॉलोइंग रिएक्शन, जो फॉलोइंग रिएक्शन क्या दिया गया? अमोनियम डाइक्रोमेट इन प्रेजेंट ऑफ अच्छा हीट किया तो N2 में क्या हुआ। अच्छा भाई, यहाँ पे देखिए जो ये जो आपको रिएक्शन दी गई, दिस रिएक्शन इज नोन एज, ये आपको याद होना चाहिए था। यहाँ पे जो आपको केमिकल रिएक्शन दी गई है, दिस रिएक्शन इज नोन एज केमिकल वोल्केनो रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए था कि जो रिएक्शन आपको दी गई है ये केमिकल वोल्केनो रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 में आपसे आईयूपीएसी नेमिंग पूछी गई है। आईयूपीएसी नेमिंग करने के लिए सबसे पहले कार्बन की लंबी प्रिंसिपल चेन बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे लंबी चेन हमें यहाँ पे ये मिलेगी, ये मिल रही है। अब अगला काम क्या होगा? हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग हमेशा वहां से करेंगे जहां से आपका फंक्शनल ग्रुप या सबस्टिट्यूएंट पास पड़ता है, तो इसकी आप नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5, सो ये 6 है और यहाँ पे 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये 8 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 8 कार्बनों की प्रिंसिपल चैन मिल रही है। बाकी यहाँ पे मिथाइल ये सबस्टिट्यूएंट हो जाएगा और यहाँ पे लगाए 2 कार्बनों का एल्काइल इथाइल, ये हो जाएगा सबस्टिट्यूएंट हो जाएगा। अब आप इसका करेंगे आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे। तो आईयूपीएसी नेमिंग में सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकली हम देखते हैं। तो यहाँ पे
मिथाइल है और यहाँ पे इथाइल है, तो अल्फ़ाबेट की ई पहले आता है, एम बाद में आता है, तो इसका जो आईयूपीएसी नेमिंग होगा 4 इथाइल, ये हो जाएगा 4 इथाइल। और मिथाइल किस पे, 3 पे, 3 मिथाइल। 8 कार्बनों का एल्केन कहलाता है ऑक्टेन, तो इसका आईयूपीएसी नेम होगा 4 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन। कोई आंसर मैच कर रहा है? सेकेंड द राइट आंसर, 4 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन। ओके, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88। अच्छा भाई, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे आपको 2 कंपाउंड दिए गया और क्वेश्चन में पूछा कि बताएं इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। पहले देखिए कि इन दोनों के लिए जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है वो 1 आ रहा है, इन दोनों के लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे 4 कार्बनों की हमें चैन मिल रही है और यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 4, यहाँ पे भी आपको 4 कार्बनों की चैन मिल रही है। एक साइक्लिक है, दूसरा ओपन है, ये दोनों आपस में कहलाएंगे रिंग चैन आइसोमर, तो ये फंक्शनल आइसोमर भी होंगे और रिंग चैन आइसोमर भी होंगे। आंसर हो जाएगा 4th, बोथ, फर्स्ट एंड सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89, द नंबर ऑफ आइसोमर फॉर एरोमेटिक कंपाउंड। क्वेश्चन कह रहा है कि यहां बताइए इस एरोमेटिक कंपाउंड के कुल कितने आइसोमर बनेंगे। तो एरोमेटिक कंपाउंड है, आपको सिर्फ और सिर्फ एरोमेटिक कंपाउंड को ही देखना है, एलिफैटिक नहीं देखना है। तो यहां पे हो जाएगा ये, तो आप ये बना सकते हैं, इसका ये आपका पहला आइसोमर हो गया। सेकंड आइसोमर आप बना लीजिए इसका, इसका सेकंड आइसोमर हो गया। और कितने बनाए जा सकते हैं, अब देखिए। अब आप क्या कीजिए, पहले बना लीजिए इसका टॉलिन, ये हमने बना लिया, टॉलिन बना लिया। ठीक है, अब ऑक्सीजन है, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप ऑक्सीजन को लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये एक बार आर्थो पे लगेगा, एक बार इसको आप पैरा पे लगा सकते हैं और एक बार इसको आप लगाएंगे मीटा पे लगाएंगे। तो यह आर्थो पैरा मीटा को मिला के यहाँ पे 3 आइसोमर बनेंगे, 3 1 4 1 5, टोटल यहाँ पे इसके 5 आइसोमर बन सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा 3rd हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अ मोस्ट एसिडिक। क्वेश्चन पूछा गया कि बताए इनमें से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा। तो सेकंड आंसर हो जाएगा, जो सेकंड वाला होगा मोस्ट एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए सेकंड वाले ऑप्शन में NO2 लगा है, जो NO2 होता है ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होता है। जो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होते हैं ये एसिडिक स्टेन को बढ़ा देते हैं। ठीक है, उसका जो राइट आंसर होगा सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नोन एज सपोनिफिकेशन। ये आपको दिया गया, ईस्टर दिया गया है। ईस्टर की रिएक्शन आपका आ रहे हैं बेस के साथ, अल्कली के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको दिया गया है और यहाँ पे इसने बनाया सोडियम एल्कोक्साइड बनाया है। सोडियम एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है, प्लस अल्कोहल बनाया है, प्लस अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ है। ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। दिस रिएक्शन जो कॉल्ड सपोनिफिकेशन कहलाती है। तो जो सेकंड वाली रिएक्शन है ये कौन सी रिएक्शन है? सपोनिफिकेशन रिएक्शन है। सेकंड इज द राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 92। ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए थी। क्वेश्चन नंबर 92,
क्वेश्चन में आपसे प्रोडक्ट पी की जानकारी मांगी गई है। क्वेश्चन में आपसे प्रोडक्ट पी पूछा गया है, आइए देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको दिया गया सल्फ्यूरिक एसिड दिया गया है। चलिए इसकी हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म क्या होगी। अल्कोहल का एडिशन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ अ एसिड। और यहाँ पे आपको दिया गया एल्कीन दिया गया है, CH2 दिया गया है इन प्रेजेंस ऑफ अ एसिड H+ आयन। ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा। होगा क्या कि यहाँ पे ये पाई बॉन्ड टूट के इस वाले कार्बन पे शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे इस वाले कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आया है ये कहलाएगा सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका बनेगा इंटरमीडिएट बनेगा CH3C, इस पर पॉजिटिव, इस पर कैसा होगा नेगेटिव चार्ज होगा। अब यहाँ पे आप देखें क्या है कि यहाँ पे जो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ है ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन कहलाता है। ये होता है सेकेंडरी कार्बोकैटायन होता है। ठीक है, सोचो कि यदि किसी प्रकार से ये सेकेंडरी से टर्शियरी कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाए तो उसकी स्टेबिलिटी जो होगी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे कहेंगे 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग। तो यहाँ पे हो जाएगा रीअरेंजमेंट होगा 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे जो ये मिथाइल जो ग्रुप लगा है ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को, दोनों बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉनों को लेके इस वाले कार्बन पे आके अटैक करेगा। तो यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ से निकल के इस वाले कार्बन पे आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो रीअरेंजमेंट के बाद जो फॉर्मेशन होगा वो बन जाएगा टर्शियरी कार्बोकैटायन। अब यहाँ पर टर्शियरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब ये हो गया। अब देखिए क्या होगा। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे आपको दिया गया है मिथेनॉल दिया गया है, CH3OH दिया गया है। तो यहाँ से ऐसे बाहर निकल जाएगा और ये हो जाएगा मिथॉक्साइड हो जाएगा। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा कि सेकंड स्टेप में ये जो न्यूक्लियोफाइल है, सेकंड स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल आप देख रहे हैं ये न्यूक्लियोफाइल आएगा और जाके इस टर्शियरी कार्बोकैटायन पे अटैक कर देगा। तो यहाँ पे जो फाइनली आपका जो प्रोडक्ट बन जाएगा, जब ये मिथॉक्साइड जाके वहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ पे जो फाइनली बनेगा वो बन जाएगा। थर्ड आंसर होगा इसका, ये हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है, थर्ड वाला ऑप्शन होगा जो बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93, when CH2 double bond CH single bond COOH is reduced with a lithium aluminum hydride। देखिए क्या है यहाँ पे, हमें यहाँ पे दिया गया है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH और इसको हम ट्रीट करा रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करा रहे हैं। ठीक है, देखिए जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बट ये इतना पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता है कि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर सके। बट ये क्या करेगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में रिड्यूस कर देता है। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। बट जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड को एल्केन में रिड्यूस नहीं कर सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर होगा। यस, फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94, alcohol and ester can be separated from aldehyde using
सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट का हम यूज करते हैं इनको सेपरेट करने के लिए। एल्डिहाइड में से अल्कोहल और ईस्टर को सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं Na2HSO3 का, सोडियम बाइसल्फाइड का यूज किया जाता है इन दोनों को सेपरेट करने के लिए। तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95, anhydrous sodium acetate on heating with a soda lime gives, anhydrous sodium acetate on heating with a soda lime। यहाँ पे हमें कहना पड़ेगा डीकार्बोक्सिलेशन, यहाँ पे आप कहेंगे डीकार्बोक्सिलेशन। यहाँ पर जो डीकार्बोक्सिलेशन होगा वो होगा इन प्रेजेंस ऑफ अ सोडा लाइम। तो सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पे लिया एनहाइड्रस सोडियम एसीटेट CH3COONA इन प्रेजेंस ऑफ अ सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में लेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे देखेंगे क्या होगा कि यहाँ पे NO2CO3 अलग हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 1 मोल ऑफ मीथेन। तो Na2CO3 अलग हो गया प्लस बन जाएगा मीथेन। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, मीथेन का। सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96, मिथाइल एसीटेट एंड इथाइल एसीटेट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। मिथाइल एसीटेट और इथाइल एसीटेट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट का। आइडोफॉर्म टेस्ट की हेल्प से हम मिथाइल एसीटेट और इथाइल एसीटेट को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97, कोलाइडस सॉल्यूशन हैव अ, जो कोलाइडस सॉल्यूशन होता है इनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो वेरी हाई होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो कोलाइडस सॉल्यूशन होगा इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 98, प्रोड्यूसर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ, जो प्रोड्यूसर गैस होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड N2 से मिलकर बनी होती है। अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए प्रोड्यूसर गैस का मिक्सचर क्या होता है तो हम कहेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस N2 गैस। फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 99, when PbO2 react with a concentration HNO3 the gas evolve। जब PbO2 की रिएक्शन कंसंट्रेशन HNO3 के साथ आते हैं तो O2 गैस का फॉर्मेशन होता है, O2 गैस का फॉर्मेशन होता है। तो 99 का आंसर हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 100, which of the following molecule is a theoretically not possible, which of the molecule is theoretically is not possible। आंसर हो जाएगा फोर्थ। जो फोर्थ वाला ऑप्शन होता है ये थोड़कली पॉसिबल नहीं होता है। सो फोर्थ इज द राइट आंसर। ओके।